हेलो एवरीवन, मैं निशांत करंटली मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में कार्यरत हूँ ग्रुप बी के पोस्ट पर। आज हम लोग लूसेंट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। कल हमने देखा था इंट्रोडक्शन, उसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल वायर्ड, ये सारी चीज़ें हम लोग देखे थे। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले एटम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटम। किसी भी एलिमेंट जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम लोग एटम कहते हैं। An atom can take part in chemical combination and does not occur free in nature. एटम जो होता है केमिकल कम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करता है और वो कभी भी नेचर में फ्रीली नहीं पाया जाता है। द एटम ऑफ द हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट। हाइड्रोजन का जो एटम होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है और लाइटेस्ट होता है, हल्का होता है। एग्जाम्पल की बात करें, Na, K, Ca। Na का मतलब सोडियम, K का मतलब पोटासियम और Ca का मतलब कैल्शियम। और मॉलिक्यूल देखते हैं क्या होता है। मॉलिक्यूल, a molecule is the smallest particle of an element or compound that can have a stable and independent existence. मॉलिक्यूल जो है किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि डेट हैव ए स्टेबल एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिनका स्टेबल और इंडिपेंडेंट स्वतंत्र एग्जिस्टेंस होता है, अस्तित्व होता है। एग्जाम्पल की बात करें मॉलिक्यूल का हो जाएगा O2, N2, Cl2 एक्सेट्रा। अब मोल क्या है? मोल क्या है देखिए, मोल इज द कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। मतलब मोल जो है कलेक्शन होता है कितने पार्टिकल्स का, तो इतने पार्टिकल्स का 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इसका मतलब ये होगा कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। 1 मोल एटम की बात करें तो ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। मतलब जिस चीज़ का भी बात करेगा उतना वो चीज़ हो जाएगा। 1 मोल मॉलिक्यूल की बात करें तो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। उस तरह से आयन की भी बात करें, 1 मोल में कितने आयन होंगे, तो वो 6.023 इंटू 10⁻23 आयन्स। अब एवोगैड्रो नंबर की बात करते हैं। द नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। मतलब ये जो संख्या है 6.023 गुना 10⁻23, ये जो है नंबर, इसको हम लोग एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। अब एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब एटॉमिक मास की बात करते हैं तो इसका कंपेरिजन कार्बन 12 से किया जाता है। यह बेसिकली रेशियो होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास की बात करें तो वो बराबर होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाई 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इक्वल टू एटॉमिक मास इन एमयू इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। एक्चुअल मास जो है एक एटम ऑफ एलिमेंट का, ये बराबर होता है एटॉमिक मास इन एमयू इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, एमयू का अब आगे देखते हैं एटॉमिक मास। सॉरी, मॉलिक्यूलर मास। इट इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स वन मॉलिक्यूल ऑफ, एक मिनट रुक जाइएगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ one molecule of a substance is heavier in comparison to 1/12 mass of one atom of the carbon 12। वही मॉलिक्यूलर मास ये इंडिकेट करता है कि कितने गुना वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस की एक मॉलिक्यूल जो है वो हैवियर है इन कंपेरिजन टू, किसके कंपेरिजन में, 1/12
मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, मतलब कार्बन 12 के 1/12वां भाग के कंपैरिजन में कितना भारी है, उसको इंडिकेट करता है। और कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम, एटम किस किस चीज़ों से मिलकर बना है। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है एक एटम। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाई हैड बीन डिस्कवर्ड बाई जे थॉमसन। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवर है वो खोज जो है जे थॉमसन ने किया था। द नेम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वाज गिवन बाई एस्टोनी। नामकरण जो है इलेक्ट्रॉन का वो इन्होंने किया था, एस्टोनी। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। तो रिलेटिव की बात करें तो -1 यूनिट, और एब्सोल्यूट की बात करें तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये ध्यान में रखेंगे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो इतना होता है। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो रिलेटिव जो होता है इतना होता है 0.00543 और एब्सोल्यूट की बात करें तो 9.1 × 10⁻28 ग्राम। ये आपका हो गया एब्सोल्यूट मास। ऊपर नहीं जा रही। ओ, कहाँ चला गया यार, 1 मिनट। हाँ, अब अब प्रोटॉन की बात करते हैं। अब प्रोटॉन हैड बीन डिस्कवर्ड बाई गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का जो डिस्कवर है वो किसने किया था, गोल्डस्टीन। अब प्रोटॉन वाज नेम्ड बाई रदरफोर्ड। प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था, तो वो आपका रदरफोर्ड ने किया था। चार्ज कितना होता है, तो रिलेटिव की बात करें तो +1 यूनिट होता है, और एब्सोल्यूट की बात करें तो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में सिंपली बात करें तो केवल साइन का वो अंतर होता है। उसमें रिलेटिव का जो वैल्यू होता है वो -1 यूनिट लेते हैं, लेकिन प्रोटॉन वाला में +1 यूनिट लेते हैं, और एब्सोल्यूट में उसमें 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम लेते थे, और इसमें प्लस लेते हैं। ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन, मास कितना हो जाएगा, तो परीक्षा में तो यही एब्सोल्यूट वाली पूछी जाती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 1.673 × 10⁻24 ग्राम। हाँ, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। अब प्रोटॉन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनोड रे एक्सपेरिमेंट। ये पूछता है कि प्रोटॉन जो है वो किससे ऑब्टेन किया गया था, तो इसके लिए एक एनोड रेज एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसको ध्यान में रखना है। क्योंकि देखिए हम लोग को परीक्षा निकालने से मतलब है, ज़्यादा जितना कंपटीशन में पूछता है उतना ही पढ़ना है ज़्यादा। वैसे तो केमिस्ट्री तो 11th 12th बहुत सारा चीज़ें है जो कि हम लोग को अवॉइड करना है, सारी चीज़ों को नहीं मतलब पढ़ना होता है। ये कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए है कि आप किस चीज़ को पढ़ें और किस चीज़ को छोड़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेगी उसको हम लोग पढ़ते चलेंगे, बाकी जो फालतू की चीज़ें होगी उसको छोड़ देंगे। अब न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन हैड बीन डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का जो डिस्कवर है वो जेम्स चैडविक ने किया था। चार्ज की बात करें तो इस पर चार्ज 0 होता है, और मास जो रिलेटिव होता है 1.00863 और एब्सोल्यूट की बात करें तो 1.675 × 10⁻⁻24 ग्राम। A neutron was obtained from radioactivity phenomenon। और न्यूट्रॉन जो है ये ऑब्टेन किया गया था रेडियो एक्टिविटी, इसके लिए फिनोमिनन किया गया था। रेडियो एक्टिविटी कोई प्रोसेस है, उसके थ्रू न्यूट्रॉन प्राप्त हुआ था। ये है रिएक्शन दिया हुआ है, इसके थ्रू वो न्यूट्रॉन
प्राप्त हुआ था, ऑब्टेन्ड हुआ था। एटॉमिक नंबर, परीक्षा में पूछता है कि एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय विच लेटर, किस लेटर से एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है, तो वो जेड है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मतलब किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है, उसको हम लोग एटॉमिक नंबर कहेंगे। सपोज मान लीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, ठीक है, तो हम लोग उसको, हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक नंबर है वो 1 है, ठीक है, इसको जेड से डिनोट किया जाता है। मतलब जेड बराबर ई बराबर पी, मतलब जहाँ ई जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और पी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, मतलब वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम रहता है। मास नंबर जो है ए से डिनोट किया जाता है। द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड मास नंबर। मतलब किसी भी एलिमेंट के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योगफल होता है उसको हम लोग मास नंबर कहते हैं। इसको ए से सूचित किया जाता है। ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी प्लस एन, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए सोडियम हम लोग लेते हैं, Na क्या है, Na सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और मास नंबर 23 होता है, ठीक। तो इसमें हम एन अगर निकालना चाहें, एन मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना चाहें, तो सिंपली क्या हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एट ए बराबर मतलब ए बराबर होता है पी प्लस एन, पी प्लस एन। तो इसमें ए कितना दिया हुआ है, ए जो है, ए मास नंबर 23 दिया है और पी की जो वैल्यू हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, तो एन निकल जाएगा ना, एन आपका 23 माइनस 11 12 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं आइसोटोप क्या है। आइसोटोप क्या है, these are atoms of the element having the same atomic number but different mass number। मतलब ये एलिमेंट्स का एटम्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है। मतलब एटॉमिक नंबर सेम रहना चाहिए, मास नंबर अलग रहना चाहिए, उसको हम लोग आइसोटोप कहेंगे। एग्जांपल की बात करें, कार्बन, कार्बन जो है इसका आइसोटोप ये होता है, कार्बन जो है का एटॉमिक नंबर 6 है, तीनों में 6 है एटॉमिक नंबर, लेकिन मास नंबर तीनों में अलग अलग है, एक में 12 है, 13 है, 14 है। तो दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, ये तीनों जो है कार्बन के आइसोटोप हम लोग इसको कहेंगे। अब आइसोबार, आइसोबार ठीक इसके उल्टा हो जाएगा, आइसोटोप के ठीक उल्टा हो जाएगा आइसोबार। मतलब उसमें एटम जो होता था सेम होता था, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, आइसोटोप में होता था। लेकिन आइसोबार में मास नंबर जो है वो सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट रहेगा। एग्जांपल की बात करें तो आर्गन, आर्गन जो है एक इसका एटॉमिक नंबर इसमें 18 हो गया, इसमें 19 हो गया, इसमें 20 हो गया, लेकिन मास नंबर तीनों में 40-40 है, तो इसलिए इस कॉम्बिनेशन को हम आइसोबार्स बोलेंगे। अब एक होता है आइसोटोन, आइसोटोन में क्या होता है, मतलब जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। न्यूट्रॉन्स अभी निकालने का हमने फॉर्मूला बताया, कैसे निकालेंगे, मास नंबर माइनस प्रोटॉन। मतलब जनरली मास नंबर बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो वहां से न्यूट्रॉन निकलता है ना, तो वही कह रहा है कि जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहेगा, बराबर रहेगा, उसको हम लोग आइसोटोन कहेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया गया है, कार्बन 6 14, नाइट्रोजन 7 15, ऑक्सीजन 8 16। तो इसमें तीनों में हम लोग न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालेंगे तो बराबर आएगा 8। जैसे इसमें 14 माइनस 6 8 हो जाएगा, 15 माइनस 7 8 हो जाएगा, 16 माइनस 8 8 हो जाएगा। तो ये जो है आइसोटोन का एग्जाम्पल हो गया। एक होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ये क्या है भाई, तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होता है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहता है उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। दीज आर द एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही बात कर रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहे। जैसे एग्जांपल देखते हैं O2 माइनस और F माइनस, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो O, O का जो है इसमें O2 माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, लेकिन इसमें चार्ज जो है 2 माइनस है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें 10 है।
उसी तरह से F माइनस में F का जो एटॉमिक नंबर है 9 होता है, लेकिन एक नेगेटिव है इस पर, तो ये एक उसमें जुड़ जाएगा, भी हो जाएगा। वही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है दोनों में 10 हो गया, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, O2 माइनस और F माइनस को आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। उसी तरह से Na और Na प्लस जो है ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। क्यों? क्योंकि Na जो है नियोन, नियोन का एटॉमिक इसमें एटॉमिक नंबर इसका 10 होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 10 हुआ। उसी तरह से Na प्लस में भी 10 ही होगा, क्योंकि Na का जो एटॉमिक नंबर है वो 10 होता है, सॉरी 11 होता है, लेकिन प्लस है तो एक इसमें घट जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। ठीक है ना? तो वही आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर रहेंगे उसको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। अब कुछ मॉडल है, कुछ प्रिंसिपल है जो कि एग्जाम में बराबर पूछा जाता है, उसको देखते हैं हम लोग। थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एन एटम इज treated as a sphere of radius 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर in which positively charged particles are uniformly distributed and negatively charged electrons and embedded through them। वही कह रहा है कि इस थॉमसन के अनुसार एटम जो है उसको एक एस्फीयर माना जाता है, जिसका रेडियस जो है 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर माना जाता है, जिसमें एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो इम्बेडेड रहता है, उसमें इम्बेड रहता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्लम पडिंग मॉडल। ये पूछता है प्लम पडिंग मॉडल किससे कहते हैं, तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को कहते हैं प्लम पडिंग मॉडल। ठीक है। ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, तो ये क्या है भाई, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर Rutherford proposed a model of atom in which is known as nuclear atomic model। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल के अनुसार, according to this model, an atom consists of a heavy positively charged nucleus where all electrons and protons are present। इस मॉडल के अनुसार एक एटम जो है उसमें हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, जहाँ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ये क्वेश्चन आता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली किस नाम से जाना जाता है, तो न्यूक्लियॉन्स के नाम से जाना जाता है। ऑलमोस्ट whole mass of an atom is contributed by this nucleus। वही किसी भी एटम का जो पूरे के पूरे मास जो होता है वो इस न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है। रेडियस ऑफ एन न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो 10 के पावर माइनस 13 होता है, इसको ध्यान में रखेंगे सेंटीमीटर में। और एटम की रेडियस की बात करें 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ एन एटम, एटम का जो रेडियस है 10 के पावर 5 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है उसके 10 के पावर 5 गुना होता है। अब आगे देखते हैं, चौथा पॉइंट देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज्ड ऑर्बिट विथ हाई स्पीड। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर एक क्लोज्ड ऑर्बिट में हाई स्पीड के साथ घूमता है। दिस मॉडल इज सिमिलर टू सोलर सिस्टम। ये मॉडल जो है सोलर सिस्टम के सिमिलर होता है, उसके मतलब जैसा ही है। द न्यूक्लियस रिप्रेजेंटिंग द सन, न्यूक्लियस जो है वो सन को रिप्रेजेंट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं, जो घूमते हैं, वो प्लैनेट के समान काम करते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर देयरफॉर जनरली रिफर टू एज प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को सामान्य तौर पर प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। अब स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। जब व्हाइट लाइट जो है, व्हेन व्हाइट लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू प्रिज्म, जब व्हाइट लाइट से को प्रिज्म के थ्रू मतलब पास कराया जाता है, तो वो व्हाइट लाइट जो है 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, वो 7 कलर में टूट जाता है। दिस 7
कलर्ड बैंड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये 7 कलर का जो बैंड होता है इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देखिए, पूछता है कि किसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, किसका फ्रीक्वेंसी कम होता है, किसका एनर्जी ज़्यादा होता है। तो इस ऑर्डर को याद रखेंगे। कॉस्मिक, गामा एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ऊपर से नीचे जाने पर वेवलेंथ जो है वो बढ़ता है। ये 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे कि यूवी दे देगा, आईआर दे देगा, माइक्रोवेव दे देगा, रेडियो वेव दे देगा। पूछेगा कि आ, चारों में से किसका सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, तो रेडियो वेव वेव का ऊपर से नीचे आने पर वेवलेंथ जो है वो बढ़ता है। और फ्रीक्वेंसी जो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, वो घटेगा। ठीक है ना? और एनर्जी की भी बात करें वो भी घटेगा। तो ये ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। क्या? कॉस्मिक, गामा एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ठीक है, ये विबग्योर है, इसको भी याद रखेंगे। जो व्हाइट लाइट जो प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो 7 कलर में टूट जाती है। कौन सा कलर होता है? तो विबग्योर करके याद रखें, VIBGYOR। अब जी मेन इफेक्ट क्या है? When a spectral lines obtained from an atomic spectra is placed in magnetic field। जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस प्राप्त होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा से, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते रखते हैं, दे आर स्प्लिटेड इनटू नंबर ऑफ फाइन लाइंस। तब वो फाइन लाइंस मतलब छोटे छोटे लाइंस में वो स्प्लिट हो जाता है। इसी को हम लोग जीमेन इफेक्ट कहते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे, इसमें भी इससे भी क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। स्टार्क इफेक्ट। When a spectral lines obtained from atomic spectra is placed in electric field, they are splitted into number of fine lines, this is called Stark इफेक्ट। वही है जीमेन इफेक्ट का मतलब, जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। स्टार का इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। वही जेड जीमेन इफेक्ट का बात करें तो वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, और स्टार्क इफेक्ट का बात करें तब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखा जाता है तब उसको उसमें स्टार्क इफेक्ट देखने को मिलता है। थॉमसन मॉडल, इसको याद रखेंगे। इसको क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। थॉमसन मॉडल को, सॉरी, रदरफोर्ड मॉडल को बोलते हैं न्यूक्लियर थ्योरी। बोर्ड्स मॉडल को कंसेप्ट क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को फोटोन एंड क्वांटा बोलते हैं। समरफील्ड्स मॉडल को ऑर्बिटल, इलिप्टिकल एंड स्फेरिकल। डी ब्रोगली इक्वेशन जो है ड्यू नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर आधारित होता है। एक होता है आइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको ध्यान में रखेंगे। ये क्या बताता है? एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। आइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये 11th-12th में पढ़ा था। इसमें क्या था, हम लोग पढ़े हुए थे, थोड़ा थोड़ा याद है। तो इसमें ये है कि आ, किसी भी जो एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम होता है वो एक साथ नहीं डिटरमाइन किया जा सकता है। इसको सिंपली याद रखेंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक है ना, वन लाइनर अपना याद रखना है। श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, ये जो है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। इस तरह से ये हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। अगली बार हम लोग पीरियोडिक टेबल देखेंगे। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर था। हमने ये आज दूसरा लेक्चर को कंप्लीट किया है। आशा है आपको समझ में आई होगी बातें। एक एक पॉइंट हम लोग देखते चलेंगे। पहले केमिस्ट्री पूरा करेंगे, फिर उसके बाद फिजिक्स या जो भी है आगे बढ़ते चलेंगे। ये बहुत ही कंपटीशन, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे बिहार एसएससी, चाहे बिहार दरोगा, सारे एग्जाम के लिए अति इम्पोर्टेंट है। तो इसी नोट के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।